Good evening. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश इतिहास को देख रहे थे और उसमें हम प्राचीन जो इतिहास है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज के इस क्लास में हम जो मध्य कालीन इतिहास है मध्य प्रदेश का जो है मेडिएवल हिस्ट्री उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंप्लीट तो नहीं, एक और क्लास इसकी करना पड़ेगा जिसमें हम सल्तनत काल और जो मुगल एम्पायर के टाइम में जो है मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी उसको हम थोड़ा सा कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो यहाँ के जो क्षेत्रीय जो राजघराने हैं, जो राजवंश हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली जो है 600 एडी के बाद की जो स्थिति है, सिनारियो क्या था उस टाइम में, उसके बारे में, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम इन डायनेस्टीज को जो है कवर अप करेंगे। चलो, ये जो टाइम है वो स्पेशली राजपूत एरा कहलाता है या राजपूत काल कहलाता है। मध्य भारत के आसपास के इलाकों में, आसपास के एरिया में उस टाइम में राजपूत राजवंशों का जो है रूलिंग था, उस टाइम में उनका शासन था। तो ये जो पीरियड है वो स्पेशली जो है राजपूत एरा कहलाता है। और उसके बाद में जो है स्पेशली कि दिल्ली में सल्तनत कालीन जो शासकों ने शासन किया उसका अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा। अभी का जो टाइम है 600 एडी से लेकर के 1200 एडी के बीच में, उस पे राजपूत राजाओं का जो है रूल रहा, शासन रहा इस क्षेत्र में। उसमें सबसे पहला जो डायनेस्टी है उसको हम बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। तो गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी मालवा के क्षेत्र में जो है आसपास में जो है रूल करते थे। अब ये जो गुर्जर प्रतिहार है वो स्पेशली राजस्थान का एक डायनेस्टी है, जिसको उस टाइम में वहां एक हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। उन्होंने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का नींव रखा था। कहां पे? राजस्थान में, ठीक है। तो ये बेसिकली राजस्थान के डायनेस्टी माना जाता है, वहां के राजघराना था। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो यहाँ एक नागभट्ट नाम के एक राजा थे जो इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, इसी वंश के। वो उस टाइम में उज्जैन के आसपास में उन्होंने इस क्षेत्र में, उज्जैन के आसपास में, ये गुर्जर प्रतिहार को जो है एक्सपैंड किया था, ठीक है। तो वहां से जो है इस क्षेत्र में जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो है शासन हो गया मध्य प्रदेश के, अगर हम क्षेत्र की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो उनका नाम है हरिश्चंद्र, ठीक है। अगर हम ओवरऑल राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो हरिश्चंद्र नाम के जो राजा थे उन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी। अगर हम कैपिटल की बात करें तो एक तो कन्नौज था वहां पे कैपिटल। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो स्पेशली उज्जैन को जो है यहाँ का कैपिटल माना जाता है, या इस क्षेत्र का जो है रूलिंग टेरिटरीज में इसको गिना जाता है, उज्जैन का, ठीक है। अब ओवरऑल जो है इस क्षेत्र में ये मालवा रीजन के अंतर्गत आता है। मालवा जो आज का मालवा पठार का रीजन जो एरिया है, उस एरिया में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो है क्षेत्र रहा। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये पूरा क्षेत्र मालवा कहलाता है, और स्पेशली अगर राजधानी की बात करें तो उज्जैन में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार मालवा रीजन बोल सकते हो, या फिर आपसे बोले गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की मध्य प्रदेश के क्षेत्र में राजधानी कौन सा था, तो उज्जैन को ज्यादातर टाइम में जो है राजधानी का दर्जा दिया गया, या उज्जैन को राजधानी के तौर पे जो है प्रयोग में लाया गया, ठीक है। दूसरा ये पूछ सकता है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो हरिश्चंद्र। लेकिन बाई चांस आपसे ये पूछे कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में या उज्जैन के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम था नागभट्ट प्रथम, ठीक है। ये जो नागभट्ट प्रथम थे वो इस क्षेत्र में जो है इसकी स्थापना किए थे। सो अ ब्रांच ऑफ दिस डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय हरिश्चंद्र इन राजस्थान
was established in उज्जैन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नागभट्ट। ये जो नागभट्ट प्रथम थे उनके टाइम में जो है इस क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। नागभट्ट प्रथम जो थे उन्होंने यहाँ पे अरब जो देश थे वहां के राजाओं के द्वारा यहाँ अटैक किया गया था और उसको इन्होंने विफल किया था नागभट्ट ने, ठीक है। अगर हम कुछ प्रोमिनेंट किंग्स की बात करें, प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें, तो वो कौन कौन से हैं जिनमें से आपको नाम याद रखना है। जैसे कि अब अगर हम बात करें हरिश्चंद्र, तो वो तो उस क्षेत्र को देखते थे, राजस्थान के एरिया को देखते थे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला नाम तो आपको नागभट्ट प्रथम का याद रखना है, ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने जो है यहाँ पर इसकी नींव रखी थी, तो नागभट्ट प्रथम हो गए। इसके बाद एक राजा बने थे जिनका नाम है वत्सराज। उन्होंने इस राज्य को और एक्सपैंड किया, जिसका नींव रखा नागभट्ट ने, वत्सराज ने उसको और एक्सपेंशन इसका किया। बहुत सारे क्षेत्रों में जो है उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जैसे राष्ट्रकूट शासक थे उनसे लड़ाइयां लड़ी, पाल जो रूलर्स थे उनके साथ में लड़ाइयां की, प्रतिहार जो रूलर्स थे उनके साथ में लड़ाइयां की। तो एक तरह से बोल सकते हो इनका जो संघर्ष था, स्ट्रगल विथ बोल सकते हो पाल रूलर्स, प्रतिहार रूलर्स। तो जैसे कि ये गुर्जर प्रतिहार बाद में एक हो गया था और ये पूरा डायनेस्टिक गुर्जर प्रतिहार एक माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका जो शुरुआती संघर्ष था वो प्रतिहार डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा भी अच्छा सॉरी मैं बोलता हूँ पाल राजाओं के द्वारा वो किए। प्रतिहार तो ये खुद थे, तो आपको इसको एक सेकेंड कंफ्यूज नहीं होना। पाल राजाओं के साथ एक संघर्ष था। इसके अलावा जो है राष्ट्रकूट, मैं प्रतिहार बोल दिया, राष्ट्रकूट राजाओं के साथ में इनका संघर्ष था। तो एक तरह से जो है 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रगल था, या बोलना चाहिए ट्रायंगुलर स्ट्रगल बन गया था। पाल राजा, राष्ट्रकूट रूलर्स और प्रतिहार जो कि वत्सराज थे। तो एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था कि किस प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा के टाइम में त्रिगुट या बोलते हैं इसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर जो स्ट्रगल था या त्रिपक्षीय संघर्ष था वो इसी के टाइम था, वत्सराज के समय। इसके अलावा नागभट्ट द्वितीय यहाँ के राजा बने वत्सराज के बाद में। एक जो प्रमुख राजा है मिहिर भोज, जिनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है मिहिर भोज के बारे में, जिसमें हम आगे थोड़ा सा सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो यही पूछता है कि बताइए मिहिर भोज कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो याद रखना है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे मिहिर भोज। इसके अलावा महेंद्र पाल प्रथम और लास्ट जो रूलर थे उनका नाम है यशपाल, ठीक है। तो ये सभी जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा हैं। तो यहां से एक चीजें जनरली पूछ देता है कि बताइए ये राजा कौन से डायनेस्टी को थे। तो ये 5-6 नाम से तो अमूमन एग्जाम में पूछा हुआ है एमपीपीएससी में, तो आप इसको देख सकते हो इन राजाओं का, नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या नागभट्ट सेकेंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाल और यशपाल। इसके अलावा भी बहुत सारे राजा रहे हैं इस डायनेस्टी में, लेकिन इन राजाओं के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये किस डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। चलो मिहिर भोज प्रथम के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द ग्रेट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। अगर आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के प्रतापी राजा कौन थे, तो मिहिर भोज प्रथम का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि मिहिर भोज सेकंड भी थे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मिहिर भोज प्रथम, जिनका ये माना जाता है कि जो रूलिंग पीरियड है वो 836 एडी टू 885 एडी तक के आसपास के एरा को जो है मिहिर भोज का डायनेस्टी का रूलिंग एरा माना जाता है। इन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज्ड द स्टेट एंड रीगेन कंट्रोल ओवर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के क्षेत्र में इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया मिहिर भोज प्रथम ने। इन सम कॉइन्स ऑफ मिहिर भोज ही हैज बीन कॉल्ड आदि वराह। कुछ ऐसे कॉइन्स मिले हैं, कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं इनसे रिलेटेड, जिसमें इनको आदि वराह के नाम से भी संबोधित किया गया है, आदि वराह। ठीक है, मिहिर भोज को कुछ सिक्कों में आदि वराह के नाम से इनको संबोधित किया गया है, ठीक है। इनके पिता का नाम था रामभद्र नाम था, उनके ये बेटे थे मिहिर भोज।
अरब ट्रैवलर सुलेमान केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिहिर भोज। एक सुलेमान नाम के अरबी यात्री था जिसके बारे में अलग अलग डायनेस्टी से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी जो रूलर थे उनके नाम से भी पूछ देता है, कलचुरी डायनेस्टी के हैं ना, मराठा शासन काल के टाइम का बात पूछ देता है। तो यहाँ पे पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन से राजा के समय में अरबी यात्री सुलेमान ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। तो याद रखना है मिहिर भोज के टाइम में ही सुलेमान ने, अरबी यात्री सुलेमान ने यहाँ पे ट्रैवल किया था। ठीक है। मिहिर भोज हैड टू बी डिफेटेड बाय ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट शासक थे, एंड कोक्कल जो कि कलचुरी शासक थे, जो कि त्रिपुरी के क्षेत्र में शासन करते थे। तो आप एक चीज यहाँ पे समझ सकते हो कि मिहिर भोज भले ही बहुत प्रतापी शासक थे इस डायनेस्टी के, लेकिन एक डायनेस्टी था राष्ट्रकूट और एक डायनेस्टी कलचुरी। इन दोनों राजाओं, ध्रुव नाम के एक राजा और कोक्कल नाम के एक राजा, इन दोनों से मात खानी पड़ी थी, पराजित होना पड़ा था मिहिर भोज को। इसके बाद में महेंद्र पाल नाम के एक राजा हुए। आफ्टर दिस महेंद्र पाल बिकम अ रूलर, राजेश्वर वॉज हिज कोर्ट पोएट, स्कॉलर एंड कोर्ट पोएट। मतलब एक चीज पूछता है कि राजेश्वर नाम के जो विद्वान कवि थे वो किस डायनेस्टी के राजा के जो है दरबार में दरबारी कवि थे। तो याद रखना है आपको, राजेश्वर जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो है कवि माने जाते हैं, इस वंश के कवि माने जाते हैं। स्पेसिफाई करके पूछे कौन से राजा, तो आपको याद रखना है महेंद्र पाल नाम के राजा के दरबार में ये कवि थे राजेश्वर। इन्होंने बहुत सारे जो है इनकी रचनाएं हैं, जैसे एक तो रचना का नाम है कपूर मंजरी। ठीक है, तो ये कपूर मंजरी इन्होंने लिखा था। इसके अलावा जो है हर विलास नाम की एक रचना इन्होंने लिखा था, हर विलास। इसके अलावा जो है बाल रामायण इन्होंने लिखा। और इसके अलावा भुवन कोश और काव्य मीमांसा, ये सभी रचनाएं जो है महेंद्र पाल के जो कोर्ट पोएट थे राजेश्वर, उन्होंने लिखा है। कपूर मंजरी, हर विलास, बाल रामायण, भुवन कोश और काव्य मीमांसा। चलो, आखिरी जो राजा थे उनका नाम था यशपाल। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछ देता है कि बताइए प्रतिहार डायनेस्टी के अंतिम राजा कौन थे। तो यशपाल को आपको याद रखना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश। बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो है स्पेशली इनका जो है शासन था चंदेल वंश का। अब चंदेल वंश फेमस डायनेस्टी है यहाँ के। इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था नन्नुक नाम के एक राजा थे चंदेल वंश के। उन्होंने उसकी स्थापना की थी चंदेल डायनेस्टी के। इसका जो कैपिटल था वो महोबा के क्षेत्र को माना जाता है, और महोबा कहने का मतलब है खजुराहो या बुंदेलखंड के आसपास के एरिया। इसीलिए चंदेल वंश को बुंदेलखंड के राजा माने जाते हैं, या जो बुंदेलखंड के जो है शासक माने जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, इन द राजपूत एरा द चंदेला हैव कंस्ट्रक्टेड टेंपल ऑफ खजुराहो। अब जो फेमस जो खजुराहो मंदिर है, खजुराहो टेंपल है मध्य प्रदेश का, उसको चंदेला डायनेस्टी के ही बहुत सारे राजाओं ने इसके अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इस चीज को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, खजुराहो का निर्माण चंदेल वंशी राजाओं ने ही करवाया। अब कुछ राजाओं के बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे अभी। देखो, चंदेला वेयर इनिशियली फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहारा। ये जो पहले अभी हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ा, उसी राजवंश के जो है ये सामंत कहलाते थे। मतलब चंदेल शुरुआती में राजा नहीं थे बल्कि सामंत होते थे, इनके अंतर्गत फ्यूड थे। एक तरह का अलग अलग राजवंशों के अंतर्गत जमींदार होते थे ना, वैसा टाइप से जो है सामंत कहलाते थे ये जो चंदेल वंश के राजा है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, पूछ सकता है बताइए कि चंदेल किस राजवंश के सामंत थे। तो याद रखना है प्रतिहारों के ये सामंत के तौर पे काम करते थे पहले। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो बुंदेलखंड है इसको कई जगह जो है मेंशन किया गया है जेजाग भुक्ति नाम से। बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति। अब ये जेजाग भुक्ति जो है एक्चुअल में यहाँ के इसी डायनेस्टी के एक राजा थे जय शक्ति नाम से। तो ये जय शक्ति जो राजा थे, इन्हीं के नाम पे इसका जेजाग भुक्ति नाम पड़ा था। बुंदेलखंड को पहले इसी नाम से जाना जाता था, स्पेशली चंदेला डायनेस्टी के टाइम में।
चलो कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें तो एक तो राजा थे, उनका नाम था यशोवर्मन। हालांकि देखो यशोवर्मन नाम से और कई अलग अलग डायनेस्टी में राजा हैं। ये जो डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ चंदेला, उनके भी एक राजा थे यशोवर्मन नाम से, है ना। तो ये नन्नुक जो राजा थे उन्हीं के वंशज रहे होंगे, सक्सेसर रहे होंगे। तो नन्नुक ने हालांकि इसका फाउंडेशन रखा था चंदेला डायनेस्टी के। लेकिन जो प्रोमिनेंट रूलर्स में उनमें से एक नाम आता है यशोवर्मन। इसके अलावा जो है राजा धांग का नाम आपको याद रखना है, राजा धांग, जिन्होंने बहुत सारे खजुराहो टेम्पल्स का निर्माण करवाया था। इसके अलावा गंगदेव जो है एक राजा हुए चंदेला डायनेस्टी के। इसके अलावा विद्याधर, इन्होंने जो है गजनवी के साथ इनका अटैक हुआ था या बैटल हुआ था, और मोहम्मद गजनवी को बल्कि उनके आक्रमण को विफल किया था, ऐसा माना है। विद्याधर थे जो कि चंदेल वंश के राजा है। इसके अलावा परमादी देव नाम के एक राजा जो कि अंतिम राजा माने जाते हैं चंदेला डायनेस्टी में, था। जो चंदेल डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट रूलर्स हैं उनमें उनके राजाओं का नाम आपको याद रखना है, यशोवर्मन। इसके अलावा राजा धांग जो कि खजुराहो टेम्पल के फाउंडर माने जाते हैं, बिल्डर माने जाते हैं, या इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था खजुराहो टेम्पल के बहुत सारे मंदिरों का, खजुराहो के बहुत सारे मंदिरों का। इसके अलावा जो गंगदेव एक राजा हुए, विद्याधर एक राजा हुए जिन्होंने गजनवी के अटैक को विफल किया, परमादी देव ये लास्ट रूलर माने जाते हैं, और उद्दल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उनके शायद इनके साले थे परमादी देव के वो, आल्हाउद्दल, ठीक है, वीर आल्हाउद्दल जिनको कहा जाता है। चलो इन राजाओं के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आप लोग को मेंशन कर दूं। जैसे यशोवर्मन की बात करें तो यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, ये खास बात है, इनके बारे में आपको याद रखना है। जो राजा धांग थे, तो राजा धांग ने जो है खजुराहो के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इसीलिए जनरली जो है एग्जाम में ना पूछता है खजुराहो मंदिर का निर्माण किस डायनेस्टी के राजाओं ने करवाया, ऐसा करके पूछता है। क्योंकि खजुराहो एक टेम्पल नहीं है ना, बहुत सारे वहां पे टेम्पल्स हैं। तो इसीलिए जो है ये पूछता है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करा। तो ज्यादातर मंदिरों का निर्माण तो चंदेल डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा ही किया गया है। सो द बिल्डर ऑफ खजुराहो टेम्पल धांग को माना जाता है। हु इस्टेब्लिश द चंदेला स्टेट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रतिहारास। जैसा कि मैंने बताया कि चंदेल डायनेस्टी के जो राजा थे वो सामंत हुआ करते थे इनके प्रतिहार का। तो शुरुआती के जो राजा हुए वो कहीं ना कहीं जो है प्रतिहारों के अधीन काम करते थे, या अधीन जो है राज करते थे, उनके अंडर में ही राज करते थे। पहली बार जो राजा धांग थे इनके टाइम में जो है ये इंडिपेंडेंट हुए, प्रतिहारों के अंडर में काम नहीं करते थे, बल्कि इंडिपेंडेंटली जो है इन्होंने कंप्लीटली स्टैब्लिश किया अपने राज्य को। द टू बेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो, एक तो पारसनाथ का टेम्पल और दूसरा विश्वनाथ का टेम्पल, ये दोनों को जो है इन्हीं के टाइम में बनवाया गया था, राजा धांग के टाइम पे, ठीक है। पारसनाथ टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल दोनों फेमस मंदिर है खजुराहो का, और ये दोनों को इन्हीं के रिंग में बनवाया गया था धांग के। इसके अलावा एक राजा हुए गंगदेव। तो गंगदेव से पहले भी एक राजा थे धांग देव करके, ठीक है, मतलब कि ये राजा धांग या धांग देव बोला जाता है। तो इनके बेटे हुए गंगदेव। तो राजा धांग के बेटे हुए गंगदेव, ठीक है। एक गांगेय देव करके भी एक राजा थे जिनको जो कलचुरी डायनेस्टी के
Gangdev took part in the alliance formed against Mahmud Ghaznavi in 1008 AD. अब क्या हुआ था कि उस टाइम में महमूद गजनवी का अटैक हो रहा था लगातार, जिसकी वजह से जो है उस टाइम में इनके अगेंस्ट, महमूद गजनवी के अगेंस्ट एक अलायंस बनाया गया। उस अलायंस में पार्टिसिपेट किया था गंगदेव ने, उनके अगेंस्ट, महमूद गजनवी के अगेंस्ट। चलो, जगदम्बा एंड चित्रगुप्त टेम्पल ऑफ खजुराहो, ये दोनों टेम्पल को जो है बनवाया था इन्होंने। जगदम्बा टेम्पल और चित्रगुप्त टेम्पल, ये दोनों खजुराहो का फेमस टेम्पल है, इसको बनवाया गया था गंगदेव के टाइम में। ठीक है। इनके बेटे का नाम था विद्याधर। जैसे कि मैंने बताया था इस लिस्ट में जो रूलर्स थे, तो गंगदेव के बाद में एक राजा हुए विद्याधर, जिन्होंने गजनवी के अटैक को जो है विफल किया था। अब हालांकि गंगदेव के टाइम में ही जो है ये विद्याधर मतलब गजनवी का अटैक शुरू हो गया था। विद्याधर के टाइम में जो है बहुत बढ़ गया था और विद्याधर ने जो है उनके विफल किया था उसके अटैक को। सो नेक्स्ट राजा जो हुए वो विद्याधर हुए। विद्याधर वॉज द सन ऑफ गंगदेव। विद्याधर प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम द महमूद गजनवी, मतलब कि जो महमूद गजनवी या महमूद अब गजनी कहा जाता है, तुर्क के जो राजा था, तो महमूद गजनवी से जो है इन्होंने अटैक को सेव किया था अपने राज्य को। इन्होंने बनवाया था कनरिया महादेव टेम्पल। ये कनरिया महादेव टेम्पल भी जो है फेमस टेम्पल है और इसको विद्याधर ने ही बनाया था। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ना जनरली, देख लो आपसे पूछेगा विष्णु मंदिर खजुराहो का किस राजा ने बनवाया, तो यशोवर्मन ने। आपसे पूछे कि पारसनाथ और विश्वनाथ मंदिर किस राजा ने बनवाया, तो धंग ने बनवाया, राजा धंग ने। और अगर आपसे पूछे कि जगदम्बा और चित्रगुप्त टेम्पल किसने बनवाया खजुराहो का, तो वो गंगदेव ने बनवाया। और उसी तरह से यहाँ पे कनरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस टेम्पल का निर्माण करवाया था विद्याधर ने। लास्ट जो रूलर हैं इस डायनेस्टी के, उनका नाम है परमादी देव। चलो, परमादी देव इसके अंतिम राजा थे। और परमादी देव के बारे में एक चीज आपको याद रखना है, जैसे पहले बताया मैं, आल्हा उद्दल वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ परमादी देव एंड अ वॉरियर हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ ये युद्ध करते, मतलब उनके बैटल में हिस्सा लिए थे और उसमें जो है इनको बलिदान होना पड़ा आला उद्दल को। ये इसी के साले माने जाते हैं परमादी देव के। हालांकि परमादी देव ने बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका सब ऑर्डिनेशन जो है वो कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि सल्तनत कालीन राजा थे। ठीक है, तो ये कुछ राजाओं के बारे में आपको चंदेला डायनेस्टी के इन वन लाइनर फॉर्म में ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो डायनेस्टी है उसका नाम है परमार वंश, परमार डायनेस्टी, जो कि धार के डायनेस्टी के राजा। चलो, आप लोगों ने जरूर परमार डायनेस्टी के एक राजा का नाम सुना होगा, राजा भोज। राजा भोज के बारे में बहुत सारी कहानियां चलती हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, तो वो इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, परमार डायनेस्टी को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो परमार डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज इसके इनिशियल जो है फाउंडेशन इन्होंने रखा था, या इनिशियल फाउंडर माने जाते हैं उपेंद्र कृष्णराज। कैपिटल बनाया गया धार के क्षेत्र को, धार जिले का आज का जो वर्तमान धार है उस क्षेत्र में इनका कैपिटल था। established by उपेंद्र कृष्णराज who was a feudal lord under the प्रतिहारस एंड राष्ट्रकूट। जैसा कि चंदेल प्रतिहार राजवंश के वो थे, फ्यूड थे या फिर उनके सामंत थे, उसी तरह से परमार लोग भी या परमार डायनेस्टी के भी राजा, शुरुआती राजा जो है वो प्रतिहार के क्या थे, सामंत हुआ करते थे। प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश के जो है ये सामंत हुआ करते थे। चलो, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर सिमुक को माना जाता है, जिसको श्रीहर्ष नाम से भी मेंशन किया गया है। ये पहले स्वतंत्र शासक बने, मतलब परमार डायनेस्टी के, जो कि प्रतिहारों और राष्ट्रकूट के जो सामंत था या सामंत था उससे अलग होके स्वतंत्र शासक के रूप में पहले राजा बने सिमुक।
द फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी इज भोज। राजा भोज सबसे फेमस और यहाँ के प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं परमार डायनेस्टी के, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ प्रोमिनेंट किंग्स में एक नाम आपको याद रखना है, राजा मुंज कहा जाता है। इसके अलावा सिंधु राजा या शिवुक कहा जाता है। इसके अलावा सिमुक तो राजा ही हैं जिसको मैं पहले मेंशन कर चुका हूं, जो कि पहले इंडिपेंडेंट रूलर माने जाते हैं, या श्रीहर्ष नाम है उनका। एक राजा राजा भोज, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि बहुत फेमस नाम है, एटलीस्ट इस डायनेस्टी में जो है सबसे बड़ा नाम इन्हीं राजा का नाम माना जाता है, राजा भोज। चलो, अगर हम राजा भोज की बात करें तो इनको माना जाता है द ग्रेटेस्ट परमार, सबसे महान परमार राजा माना जाता है राजा भोज को, ठीक है। इन्होंने बनवाया भोज ताल, ठीक है, जो आज के डेट में जो है भोपाल के नाम से, भोपाल के क्षेत्र में फेमस है भोज ताल, ठीक है। भोजपुर, एक शिवलिंग है भोजपुर में, उसका निर्माण इन्होंने करवाया। सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया धार में। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत विद्यालय बनवाए इसी क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने खुद जो है लगभग 23 ग्रंथों की रचना की, 23 टेक्स्ट लिखे, 23 ग्रंथों की रचना की। सो हम ये बोल सकते हैं राजा भोज जो है वॉज रिच इन पेन एंड स्वॉर्ड। पेन, कलम और तलवार दोनों में जो है धनवान व्यक्ति थे या धनी माने जाते हैं, तलवार और कलम दोनों के मामले में, क्योंकि इन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी उन सभी लड़ाइयों में जो है इनको विजयी ये विजय प्राप्त किए, इन्होंने जीता, और साथ ही साथ बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वो एक कुशल राजा थे, बल्कि ज्ञानी राजा माने जाते थे, विद्वान राजा माने जाते थे, संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान माने जाते थे। सो राजा भोज वॉज द संस्कृत स्कॉलर एंड पोएट, कवि भी थे और संस्कृत के महान विद्वान माने जाते थे, जिन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी। जैसे सम्रांगण करके एक रचना इनकी फेमस है, सूत्रधार, जो कि एक शिल्प शास्त्र शास्त्र कहलाता है, शिल्पकारी को लेकर, आर्किटेक्ट को लेकर के इन्होंने ग्रंथ लिखा। इसके अलावा जो है इन्होंने लिखा सरस्वती कंड भारण, सरस्वती कंड भारण, ये इनकी रचना है। सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेदा सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व नाम से, राज मार्तंड और विद्या विनोद, चारु चर्चा, युक्ति कल्पतम, एक लॉ बुक है, कानून का बुक है, जिसका नाम इन्होंने रखा है युक्ति कल्पतम, ठीक है। तो ये तमाम बुक्स इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा जितने भी लड़ाइयां लड़ी उस सभी में इनको विजयी होना, मतलब विजयी हुए ये। अच्छा, इन्होंने ही जो है कैपिटल बनाया था धार को, इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, ये मतलब कहावत इतना प्रचलित है, और जब भी हम दो लोग को कंपेयर करते हैं, एक बहुत श्रेष्ठ होता है और एक उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होता, तब हम वहां पे जो है इस कहावत का यूज करते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली करके। अब इसको लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, हालांकि ज्यादातर लोग जो है इसका एक जो बेसिक वो बताते हैं कि इसका क्या रीजन है कि ये कहावत बना। तो उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि एक कलचुरी डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था गांगे देव तैलंग कहा जाता था उनको, ठीक है, गांगे देव तैलंग। अब ये बोला जाता है कि राजा भोज और उनके बीच में जब लड़ाई लड़ी गई तो राजा जो गांगे देव तैलंग थे, उसके कलचुरी के जो ये कलचुरी के जो राजा थे, उनको राजा भोज ने पराजित कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद में एक, हालांकि नहीं, सॉरी, गांगे देव को पहले पराजित किया, देन उसके बाद में राजा भोज ने एक जय सिंह तैलंग था, उसी डायनेस्टी के राजा, कलचुरी डायनेस्टी के राजा,
उसको भी उन्होंने जब अटैक किया तो उनका एक तरह से बोलना चाहिए कि गांगेदेव और वो राजा जो जय सिंह तैलंग था, वो दोनों एक साथ मिलकर इनके ऊपर अटैक किया था और दोनों को उन्होंने राजा भोज ने हरा दिया था। तो ये बोला जाता है कि राजा कहाँ राजा भोज, मतलब ये एक ही राजा है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैलिंग। तो गंगू का मतलब गांगे देव है। अब ऐसी मान्यता है, राजा मतलब बहुत सारे लोग जो है यही बोलते हैं, और इसका जो तेली का मतलब है जय सिंह तैलंग। तो इन दोनों को हराया था एक साथ राजा भोज ने, इसीलिए ये कहावत बन गई, बोलते हैं इन दोनों राजाओं को पराजित करने के बाद में एक कहावत प्रचलित हो जाए, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगे तेलंग। तो पहले तो ये बोला जाता था कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे तैलंग बोला जाता था, लेकिन वो धीरे धीरे अपभ्रंश के रूप में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली बन गया। ठीक है, लोगों के एक जुबान से दूसरे जुबान तक आते आते वो गांगे देव से और तैलंग से गंगू तेली बन गया, ऐसा ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और अलग अलग कहानियां हैं इस कहावत को लेकर के, लेकिन जो हिस्टोरियंस जो बात करते हैं वो इसी बेस पे बात करते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं कलचुरी डायनेस्टी के, जिसके बारे में अभी मैं बोल रहा था, गांगे देव के बारे में, उसी डायनेस्टी की बात करते हैं, कलचुरी डायनेस्टी, जो कि त्रिपुरी के क्षेत्र में आते हैं। अब ये त्रिपुरी वर्तमान का जो है जबलपुर का एरिया में आता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखना है। हालांकि कलचुरी डायनेस्टी बहुत पुराना डायनेस्टी, और ये माना जाता है कि भारत में स्पेशली, अगर मध्य भारत की स्पेशली बात करें, तो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है इन्होंने रूल किया था अलग अलग क्षेत्रों में, और इसकी कई अलग अलग जो है ब्रांचेस हैं। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तो है ही, इसके अलावा एक महेशमती करके एक एरिया होता था, उस एरिया के भी ये राजा थे, जो कि मध्य प्रदेश के ही महेश्वर क्षेत्र को माना जाता है स्पेशली। त्रिपुरी का एक शाखा है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी दो शाखाएं हैं, जिसमें एक रतनपुर शाखा बोला जाता है, एक रायपुर शाखा बोला जाता है। तो इसके अलग अलग जो है बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसके अलग अलग ब्रांचेस है कलचुरी की। हमें क्या चीजें याद रखना है, इसके फाउंडर को। तो ये माना जाता है कि हालांकि उस टाइम में जो है माहेशमती के क्षेत्र में इसको कृष्णराज प्रथम नाम के एक राजा थे, उन्होंने जो है इसको इस्टेब्लिश किया था, ऐसा मान्यता है। लेकिन फाउंडर में कोक्कल प्रथम का नाम आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में या त्रिपुरी के क्षेत्र में। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र में ज्यादा मतलब कि फाउंडेशन के नाम पे जो है इन्हीं को माना जाता है। जैसे ये देख सकते हो आप, कृष्णराज वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ महेशमती। महेशमती के क्षेत्र में पूछे तो कृष्णराज प्रथम। द फाउंडर ऑफ द कल्चुरी डायनेस्टी ऑफ त्रिपुरी वॉज कोक्कल फर्स्ट। तो कोक्कल फर्स्ट, क्योंकि हम कल्चुरी किसकी बात कर रहे हैं, त्रिपुरी की बात कर रहे हैं, तो हमको याद रखना है कोक्कल फर्स्ट को। और महेशमती के क्षेत्र में, जो कि इसका पुराना एक ब्रांच था कल्चुरी मतलब डायनेस्टी, कल्चुरी डायनेस्टी का, वो महेशमती था, उसके फाउंडेशन माने जाते हैं कृष्णराज। ये फर्स्ट है, कृष्णराज फर्स्ट। सो कैपिटल त्रिपुरी। मेजर किंग्स की बात करें तो एक तो गांगे देव, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, राजा भोज सिंह की लड़ाई हुई थी वो। और भी बहुत सारे राजा हैं जिनके बारे में अभी मेंशन करूंगा। जैसे कोप्पल फर्स्ट की बात करें तो ये 875 टू 925 एडी के आसपास में जो है इनका रूलिंग पीरियड माना जाता है। फाउंडर ऑफ द फर्स्ट कल्चुरी डायनेस्टी, इसके फाउंडर माने जाते हैं। कोक्कल फर्स्ट वाज द वन ऑफ द फेमस वॉरियर एंड कंकरर्स ऑफ हिज टाइम। अपने टाइम के एक वो थे, योद्धा माने जाते हैं कोक्कल फर्स्ट। गांगे देव की बात करें तो गांगे देवा असेंडेड द थ्रोन ऑफ त्रिपुरी अराउंड 1019 एडी। 1019 के आसपास में इन्होंने राज सत्ता अपने नाम किया, या इन्होंने जो है राजगद्दी धारण किया। Gangedev also faced failure in his military effort, but he achieved many victories and was successful to a great extent in the expanding his kingdom. इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में जो है अपना प्रचार किया, प्रसार किया कल्चुरी डायनेस्टी का। हालांकि जैसे राजा भोज से लड़ाई हुआ तो उसमें हारा ये माना जाता है, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो ढेर सारे एरिया को इन्होंने जीता था और एक्सपैंड किया था कल्चुरियों का, जो त्रिपुरी क्षेत्र का जो कल्चुरी डायनेस्टी उसके क्षेत्र को। कल्चुरी डायनेस्टी में जो नेक्स्ट राजा बने उनका नाम है लक्ष्मी कर्ण। अब आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी कर्ण जो है कई बार मेंशन किया जाता है एक और नाम से। जैसे लक्ष्मी कर्ण को बोला जाता है कर्णराज।
ठीक है, इन्हीं का नाम है लक्ष्मी कर्ण या फिर कर्णराज। सो लक्ष्मी कर्ण आफ्टर गांगेय हिज इलिस्ट्रियस सन लक्ष्मी कर्ण असेंडेड द थ्रोन, मतलब कि गांगेय के बेटे हैं ये लक्ष्मी कर्ण या कर्णराज। उनके बाद में, गांगेय के बाद में इन्होंने जो है ये सिंहासन पर बैठते हैं। गेटिंग हेल्प फ्रॉम द रूलर्स ऑफ कल्याणी एंड अनहिलवाड़, कर्ण डिफीटेड द परमार किंग भोज। जैसे कि मैंने बताया कि भोज ने हराया था किसको? गांगेय के। अब ये कई जगह मेंशन किया गया है, स्पेशली जो है कल्याणी और अनहिलवाड़ के एक राजा थे, मतलब ये एरिया है कल्याणी और अनहिलवाड़, वहां के शासकों से इन्होंने हेल्प लिया और सब मिल करके इन्होंने क्या किया? राजा भोज को जो है परास्त किया, ऐसा मान्यता है। ठीक है, क्योंकि इनके बेटे, इनके जो पिता थे गांगेय उनको तो हरा दिया था राजा भोज ने, तो उसी का बदला लेने के लिए जो है इन्होंने राजा भोज पे अटैक किया और उनको हराया था। इसके अलावा जो है इन्होंने चंदेल को, पाल को हराया, पाल डायनेस्टी के राजाओं को, चंदेल वंश के राजाओं को हराया था। His inscription has been found in बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। मतलब इनसे रिलेटेड जो आलेख है, अभिलेख है या फिर शिलालेख जिसको हम बोलते हैं, वो पाया गया है बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अब ये पाया गया है, इसका मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं ये चीज है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी इनका प्रभाव रहा होगा या उस क्षेत्र को इन्होंने जीता रहा होगा, ये मान्यता है। कर्नास किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू बंगाल, ये बोला गया है कि इनका जो राज्य है वो गुजरात से बंगाल तक फैला था, गंगा से महानदी तक फैला हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी जो है इनका फैलाव था इनके राज्य का। इसीलिए इन्होंने टाइटल लिया कलिंगाधिपति। ठीक है, कलिंगापति। इसके बाद में राजा बने यशकर्ण। यशकर्ण असेंडेड द थ्रोन ऑफ त्रिपुरी अराउंड 1703, मतलब लास्ट टाइम में जो है इन्होंने ये अपना जो शासन है या सिंहासन पर बैठे थे, और उसने जो एक वेंगी राज्य है और उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन्होंने अटैक किया था और उस क्षेत्र को जीता था। हालांकि इसके बाद में जो है धीरे धीरे ये पूरा जो शासन है वो डावाडोल हो गया था, और उसके बाद में क्योंकि बहुत सारे जगह में ये अपना साम्राज्यवादी नीति थी, जगह जगह अटैक करते थे, तो दुश्मनी भी बहुत थी, तो धीरे धीरे उस क्षेत्र के जिन क्षेत्रों को इन्होंने अटैक किया था उन क्षेत्रों के लोगों ने भी इनके ऊपर अटैक किया। जैसे गढ़वाल डायनेस्टी के लोग थे या राजा थे, उन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया। ऐसे करके धीरे धीरे यशकर्ण के बाद में ये कलचुरी डायनेस्टी खत्म हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है तोमर वंश। तोमर वंश ग्वालियर के क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और तोमर डायनेस्टी के राजा, तोमर डायनेस्टी को फाउंडर थे, उनका नाम है, संस्थापक जो थे उनका नाम है वीर सिंह देव। कैपिटल बनाया ग्वालियर को। तो तोमर वंश कहां? ग्वालियर के क्षेत्र में। कुछ राजाओं के नाम आपको याद रखना है, राजा मान सिंह और राजा विक्रमादित्य। ठीक है, ये इनके फेमस इस डायनेस्टी के राजा हैं, राजा मान सिंह और राजा विक्रमादित्य, तोमर वंश के। कुछ चीजें यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं, जैसे कि वीर सिंह देव स्टैब्लिश्ड इट इन ग्वालियर इन 14th सेंचुरी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहला राजा बताया वीर सिंह, तो वीर सिंह ने ही जो तोमर राजवंश है उसका जो है स्थापना किया। कौन से सेंचुरी में? 14th सेंचुरी में। इसके अलावा एक राजा हुए राजा सूरत सेन, उन्होंने जो है ग्वालियर का किला का निर्माण करवाया, जिसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता है या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये जो ग्वालियर का किला है। तो इसी किले को किसने निर्माण करवाया? तोमर वंश के राजा थे, राजा सूरज सेन। तो इसको खास तौर पे ध्यान रखना है, कई बार ये पूछ देता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया का निर्माण किस राजा ने करवाया, किस राजवंश के राजा ने करवाया। तो तोमर वंश के राजा सूरज सेन ने जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या फोर्ट ऑफ ग्वालियर जिसको हम कहते हैं उसको निर्माण करवाया। इसके बाद में एक राजा बने राजा मान सिंह। राजा मान सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि राजा मान सिंह ने यहाँ पे सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया। ये पूछा है एमपीपीएससी के एग्जाम में, सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा मान सिंह ने करवाया। एक रानी थी मृगनयनी, इनके लिए इन्होंने एक गुर्जरी महल का जो है निर्माण करवाया, गुजरी महल। ठीक है, तो गुजरी महल जो है इन्होंने बनवाया था मृगनयनी के लिए, तो इसको भी याद रखना है, मृगनयनी के लिए ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने एक वो लिखा, एक म्यूजिक से संबंधित, संगीत से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इसको बोला जाता है मान कौतूहल। ठीक है, राजा मान सिंह के नाम पे ये है मान कौतूहल।
ये संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है, संगीत ग्रंथ माना जाता है इसको। एक चीज तो वो है कि एक आर्टिस्ट भी थे मान सिंह, और कहीं ना कहीं जो है इनको म्यूजिक से संबंधित इनको जानकारी थी, ज्ञान थे, या म्यूजिक के जानकार व्यक्ति थे, और लेखनी भी इनका ठीक था, इसीलिए इन्होंने ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा इन्होंने आर्किटेक्चर में जो है मंदिरों का निर्माण करवाया। मान सिंह फॉट विद द बहलोल लोदी। अब दूसरी बात वही है, राजा भोज के टाइप का इन्होंने भी जो है लड़ाइयां भी बहुत लड़ी। तो लोधी जो वंश है, सल्तनत काल जो दिल्ली के राजा थे, लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनके साथ में इनकी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है। हालांकि जो है इनके जो बेटे थे विक्रमादित्य, जिसके बारे में मैंने मेंशन किया दो राजाओं का, तो इनके बाद में जो राजा बने उनका नाम है विक्रमादित्य। ठीक है, तो इनके बेटे थे ना, ये मान सिंह के बेटे थे विक्रमादित्य। तो इनको जो है इब्राहिम लोदी ने इसके ऊपर अटैक किया, विक्रमादित्य के ऊपर, और फाइनली ग्वालियर के क्षेत्र को कैप्चर कर लिया। लोधी डायनेस्टी के जो राजा थे, इब्राहिम लोदी जो लोधी वंश के शासक थे उसने। ठीक है, तो ये तोमर डायनेस्टी यहां से कंप्लीट होता है। चलो एक और राजवंश है जिसमें से दो राजवंश बोल सकते हो, बघेल बुंदेल एक साथ ही मैं बता दे रहा हूं। तो इसके बारे में पहले से तो मेंशन नहीं है, मैं एक चीज आप लोग को मेंशन कर दूं, जैसे कि बुंदेल डायनेस्टी की अगर हम बात करें, और ये बघेल डायनेस्टी। तो एक राजा है रुद्र प्रताप बुंदेल। ठीक है, तो रुद्र प्रताप बुंदेल ने बुंदेल के जो क्षेत्र है, या ओरछा का जो क्षेत्र है, ओरछा, ठीक है, आज के डेट में ये टीकमगढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो एरिया में पड़ता है, टीकमगढ़ एरिया में। ठीक है, तो टीकमगढ़ ओरछा के क्षेत्र को इन्होंने कैपिटल बनाया। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। ओरछा को किसने कैपिटल बनाया? तो रुद्र प्रताप बुंदेल ने जो है इसका जो है कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया। इसके अलावा एक और राजा का नाम याद रखना है आपको, वीर सिंह देव बुंदेला, उसको उनको नाम है वीर सिंह देव बुंदेल, या बुंदेला भी बोलते हैं, वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है, बोला जाता है कि अबुल फजल नाम के जो वो थे, एक विद्वान थे जहांगीर और अकबर के टाइम में। उन्होंने जो है, ये बोला जाता है कि ये जो वीर सिंह बुंदेला ने ही जो है जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी, ऐसी मान्यता है। ठीक है, ये माना जाता है कि इसने अबुल फजल की जो है हत्या की। ठीक है, इसी में एक और राजा थे चंपत राय करके, और उनके बेटे थे छत्रसाल। छत्रसाल नाम के एक राजा थे। इसने जो है औरंगजेब के साथ लड़ाई की थी, ऐसी मान्यता है। तो ये भी पूछता है औरंगजेब से युद्ध। ठीक है, या फिर सीधा सीधा बोल देगा मुगलों के साथ में युद्ध, बोल सकता है, कई बार ऐसा भी बोल देता है। ठीक है, अगर हम बघेल वंश की बात करें तो इनका जो एरिया था वो रीवा का क्षेत्र था, मतलब कि बघेल डायनेस्टी जो है रीवा के आसपास क्षेत्र में जो है इस वंश के जो है रूलिंग टेरिटरीज माना जाता है। और इनके एक राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र। ठीक है, अब आपको याद होगा तानसेन नाम के एक म्यूजिशियन, जो कि फेमस नाम है तानसेन, जो कि अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे। तो पहले ये रामचंद्र के दरबार में ही तानसेन जो है दरबारी कवि हुआ, दरबारी जो है संगीतज्ञ हुआ करते थे इन्हीं के दरबार में। और बाद में जो है अकबर ने अपने दरबार में उनको बुला लिया और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। तो ये जो तानसेन है बेसिकली रामचंद्र के दरबारी संगीतज्ञ थे, पहले अकबर के नवरत्नों में शामिल होने से पहले। ठीक है, इससे एक चीज तो जाहिर होता है कि बघेल डायनेस्टी का कहीं ना कहीं मुगलों का प्रभाव रहा, और उनके अधीन जो है ये राज करते थे, ऐसा हम मान सकते हैं। इनके जो अंतिम शासक थे उनका नाम है मार्तंड सिंह।
ठीक है, मतलब अंतिम शासक मतलब बघेल डायनेस्टी का शासन जो है बहुत पुराना है और ये 1947 तक जो है इसके वंशज जो है राज करते रहे और फाइनली जो है मार्तंड सिंह 1947 के आसपास में जो है ये राजा थे। ये अंतिम शासक जो है माने जाते हैं और इन्हीं के टाइम में जो है इसको भारत में जो है, क्योंकि भारत पहले अलग अलग राजे रजवाड़ों में बटे हुए थे तो इसमें बघेल डायनेस्टी भी एक राजा रजवाड़ा एरिया कहलाता था। और बाद में ये जो मार्तंड सिंह है वो सांसद भी चुने गए थे। ठीक है, रीवा के क्षेत्र से रीवा के ये सांसद भी बने। इन्होंने भारत में विलय किया, भारत संघ में मिलाया बघेल डायनेस्टी को। चलो, तो ये तो हो गया जो हमारे के यहाँ के रीजनल जो रूलर्स थे, यहाँ के रीजनल डायनेस्टीज थे, राजपूत एरा का। इतना चीजें अमूमन एग्जाम में ज्यादातर हिस्ट्री के पोर्शन से इसी में से पूछता है। आपको एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन उतना ना पूछे, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा ना पूछे, लेकिन मेडिएवल से कुछ पूछना हो तो राजपूत एरा के, राजपूत डायनेस्टीज के बहुत सारे क्वेश्चन अमूमन रिपीट भी होता है, पूछता है। ज्यादातर चीजें मैंने जो बताया वो सब सीधा सीधा क्वेश्चन ही है, समझो एक तरह का वन लाइनर के फॉर्म में। तो आपको इनको याद रखना है और कहीं ना कहीं ये रिपीट होगा क्वेश्चन। तो एक बार अच्छे से देख लेना, मैं पीडीएफ इसका अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बार पढ़ोगे तो एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कौन से राजा किस डायनेस्टी के हैं। लेकिन एक दो बार देखोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीप में बात नहीं किया हूँ। जो वन लाइनर के फॉर्म में है उसी तरह से हमें देखना है और उतना ही आपको समझना है, क्योंकि हर राजा की अपनी बहुत सारी कहानियां हैं, हर डायनेस्टी की अपनी बहुत सारी कहानियां हैं। उनके चक्कर में पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना भी आप पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, अगर हम मेडिएवल हिस्ट्री की बात करें तो। कल के एक क्लास और होगी मेडिएवल हिस्ट्री की, जिसमें हम सल्तनत और मुगल डायनेस्टीज के टाइम के मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो वो छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है तो उसको मैं कल कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।